उसके अंदर धड़कन खराब होके अचानक धड़कन जो नॉर्मल 60 से 100 चलती है, वो यदि 250 और 500 हो जाए अचानक शॉर्ट सर्किट होके, तो उस स्पीड पे हार्ट इस तरह से नहीं चलता है। वो फिर केवल 250 पे ऐसे हिलता है, फड़कता है बस, मतलब खून नहीं फेंक रहा होता है वो। खून यदि 5 मिनट तक ब्रेन को नहीं जाता है तो पेशेंट तुरंत गिर जाता है और डेथ हो जाती है। तो टिपिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो तो चेस्ट पेन का होता है। सीवियर चेस्ट पेन जो सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है हार्ट अटैक में, वो लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं, बीच में होता है। और वो मरीज भी इस तरह से हाथ रखता है कि यहाँ पर वजन है। सर, हार्ट अटैक जो मुख्य बीमारी है हृदय से संबंधित, उसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सुभाषी कि हार्ट अटैक जो होता है, जैसे एक ब्रेन का अटैक होता है, स्ट्रोक बोलते हैं, ऐसे हार्ट का अटैक होता है। सर, बीपी की अगर बात करें तो बीपी किस प्रकार से हृदय को प्रभावित करता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे अभी निकला है और हम जो है ब्लड प्रेशर जो रोग के कारकों में सबसे नंबर 1 क्लियर माना जाता है, क्योंकि वो हार्ट के लिए नहीं ब्रेन के लिए भी खतरनाक होता है। हाई प्रेशर से ब्रेन की नसें जो है वो फट जाती हैं। और नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। अभी हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र जैन सर हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल चिकित्सालय में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो हृदय शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन की शुरुआत से लेकर के और व्यक्ति के अंतिम सांस तक काफ़ी उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है सर। इतने महत्वपूर्ण अंग होने के बाद भी आम जनजीवन में, आम लोगों में काफ़ी इसको लेकर के लापरवाही है। चूँकि जब से मशीनीकरण हुआ है, व्यक्ति का काम जब से मशीन शुरू कर रहा है, व्यक्ति का शारीरिक कार्य की क्षमता लगातार घट रही है और तमाम प्रकार की परेशानियां भी हो रही है। सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि हृदय का महत्व क्या है हमारे शरीर में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुभाषी कि हृदय जो है जब हम पैदा होते हैं उसके पहले से एक्टिव हो जाता है, और जन्म के साथ लेके मृत्यु तक हमारा साथ देता है। और हृदय के अंदर जो मुख्य धमनियां हैं जो हृदय को रक्त देती है और उससे सारा हृदय काम करता है और सारे शरीर को रक्त फेंकता है, उन धमनियों में और सारे शरीर की धमनियों में जब हम पैदा होते हैं तभी से कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर की जमावट शुरू हो जाती है। जैसे हम घर में कभी कोई नई पाइपलाइन लगाते हैं तो उसके अंदर पहले दिन से ही पानी के प्रभाव के साथ ही उसमें कुछ जमावट होना शुरू हो जाती है, जिसकी एक सेल्फ लाइफ होती है। बट हृदय हमारा ऐसा चीज़ है जो होल लाइफ जो है साथ दे सकता है, यदि हम हृदय को मेंटेन करें सही तरीके से। तो जो आपने कहा कि आजकल जो मशीनीकरण के कारण हमारे हृदय के लिए जो पहले काम मिलता था वो नहीं मिल रहा है। जब काम नहीं मिल रहा है तो सुस्त बैठा है तो उसकी धमनियों के अंदर प्रभाव भी कम होता है। हमारे अंदर जैसे मकान के अंदर नालियों में हम एक बाल्टी पानी डालते हैं तो सिंक पूरा क्लीन हो जाता है और प्रभाव बना रहता है। उसी तरह से यदि हम हृदय को भी काम देंगे तो हृदय जो है वो ज़्यादा काम करेगा और खुद के लिए भी उसको ज़्यादा खून की ज़रूरत होगी, ज़्यादा प्रवाह होगा और उसकी सेल्फ क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है जिसमें कि हृदय के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है। जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमने अपना रखी है उसको हमें तोड़ना है, और उसके लिए हम मतलब एटलीस्ट 5 से 15 मिनट कभी भी सुबह शाम निकाल सकते हैं। 5 मिनट से आप शुरू करिए, नियम ले लीजिए कि कुछ एक्टिविटी कर रही हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ के आधे पौने घंटे तक भी पहुंच जाती है। जब आप शुरू करते हैं तो यू फील बेटर, और जब फील बेटर होता है तो यू ऑटोमेटिकली आपकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और आपकी एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल इसलिए भी है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। वो प्रक्रिया जब कोविड के बाद से शुरू हुई है, तो हम कोविड को जो है आज की डेट में कल्प्रिट मानते हैं, बल्कि उसका कारण यही है कि वर्क फ्रॉम होम हुआ है उस पीरियड, लंबे पीरियड में, और उसकी वजह से हृदय की धमनियों में बिल्कुल चेंज हो गया चेंज हो गया था। सर, कोरोना काल के बाद से दिनचर्या में लोगों के और भी परिवर्तन आए। लोग जो पहले ग्राउंड में खेलने जाते थे, अब वो कहीं ना कहीं मोबाइल पे बच्चे भी खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस प्रकार से प्रभावित कर रही है हमारे शरीर को, विशेषकर हमारे हृदय बस जो ग्राउंड में बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं आज की डेट में और ऑनलाइन गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसकी वजह से तो चाइल्डहुड ओबेसिटी जो आ रही है, ओबेसिटी एक अपने आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही है जो आज की डेट में हमारे
मेटाबॉलिज्म के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। उसमें ओबेसिटी होने की वजह से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से हम शुगर की तरफ भी जाते हैं, और उसके साथ ही हमारे शरीर के अंदर जो है जो जमावट है हर नस के अंदर, केवल हार्ट के अंदर ही नहीं, शरीर की सारी नसों के अंदर वो जो कोलेस्ट्रॉल की जमावट है वो शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा हो जाता है और जमा होने लगता है। तो इसलिए हमें एक्टिविटी जो है वो कुछ ना कुछ तरीके से अपनानी होगी। चाहे इतना हीट है अभी आज की डेट में, तो हम घर के अंदर भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जो एक्टिविटी हम कर सकते हैं वो हमें डेली करना ही चाहिए, चाहे वो योगा हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे वो अ, अ, जो हमारे शरीर को कुछ ना कुछ एक्टिव रखे, ऐसे कुछ ब्रेक्स हमें कुछ तय करने चाहिए अपनी पूरी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर। ये हर 20 मिनट्स पे हम 2 मिनट्स का, 5 मिनट्स का ब्रेक करें जो संभव हो, और उसमें कुछ डिस्टेंस की तरफ देखें तो आइज़ के लिए रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि आप फुल टाइम उसके ऊपर रहते हैं, जो ऑनलाइन आप रहते हैं कंप्यूटर के ऊपर या किसी भी स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन टाइम को भी कम करना है, और ब्रेक करते हुए आइज़ के लिए भी अच्छा है। और उस ब्रेक में यदि आप कुछ एक्टिविटी भी कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, तो वो और शरीर के लिए भी अच्छा होता है। इस तरह से हमें ब्रेक्स ज़रूर करने चाहिए। सर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो क्या गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल। गुड कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ये जो है हमारे जो धमनियाँ हैं उनमें ये गाढ़ा होके, डेंस होके जमना शुरू करते हैं। और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल में काउंट होता है, वो स्कैवेंजर का काम करता है। वो वहाँ से जो है कोलेस्ट्रॉल को जमने से और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को प्रतिबंधित करता है। तो इस तरह से बैलेंस सिस्टम रहता है, और उसकी एक मात्रा फिक्स होती है मरीज़ की, और व्यक्ति की जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करके उनका जो टारगेट है कोलेस्ट्रॉल का वो हम तय करते हैं गाइडलाइंस के तहत तहत और उतना कोलेस्ट्रॉल यदि हम मेंटेन नहीं करते हैं तो उनको हाई रिस्क रहता है कि दोबारा इवेंट्स हो सकते हैं। सर बीपी की अगर बात करें तो बीपी किस प्रकार से हृदय को प्रभावित करता है? ब्लड हाइपरटेंशन डे अभी निकला है, और हम जो है ब्लड प्रेशर जो रोग के कारकों में सबसे नंबर 1 किलर माना जाता है, क्योंकि वो हार्ट के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी खतरनाक होता है। हाई प्रेशर से ब्रेन की नसें जो है वो फट जाती हैं और हेमरेजिक स्ट्रोक्स हो जाते हैं। और वो जिन पेशेंट्स को, जो लोग कभी अपना बीपी चेक नहीं करते हैं और हाई बीपी लेके लाइफ टाइम घूमते रहते हैं, 200 का ऊपर का बीपी लेके घूमते रहते हैं, और उनको पता ही नहीं होता है कि बीपी है, तो उनको सडन स्ट्रोक से प्रेजेंट करते हैं। वो हाइपरटेंशन से नहीं, सीधा लकवा से प्रेजेंट करते हैं, ब्रेन के हेमरेज के साथ आते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए यही है कि हम एटलीस्ट साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं, सारे रूटीन चेकअप्स भी कराएं, उसमें ब्लड प्रेशर भी इंक्लूडेड है, वाइटल्स भी इंक्लूडेड है। जो बीपी के मरीज़ हैं उनको और रेगुलर चेकअप करना चाहिए, होम बीपी मॉनिटरिंग हम लोग एडवाइस करते हैं। तो बीपी के चलते जो है हार्ट को बीपी के अगेंस्ट काम करना होता है, तो हार्ट का भी डैमेज होता है उसमें, क्योंकि हार्ट को जो बीपी है वो नसों के अंदर होता है, और हार्ट जो है वो उस हार्ट को जो है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो वो जो उसकी दीवार है वो मोटी हो जाती है, तो खून भरने की जगह कम बचती है, तो उसकी वजह से खून फेफड़े से शुद्ध होकर जो आया वो पहुंच ही नहीं पाता है, तो फेफड़ों में भरता है तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। इसको हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं हम, जिसमें कि पंपिंग तो उसकी ठीक है लेकिन जगह ही नहीं है, तो खून वापस जा रहा है फेफड़ों में, छन छन के वो सांस फूलने लगता है। इसलिए जो है बीपी को हमको कंट्रोल रखना है। बीपी से आइज़ पे, ब्रेन पे, हर एंड ऑर्गन जहाँ पर बीपी हाई जा रहा है वहाँ डैमेज होता है, किडनी को, एवरीवेयर। तो बीपी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जिसे हमेशा ब्लड प्रेशर और शुगर, ये इनको हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वो कंट्रोल में रहें, उनके नंबर्स हमें पता रहें और हम उसको रेगुलर चेक करते रहें। देखिए एक निश्चित उम्र के बाद बीपी और शुगर को एक साल में कम से कम एक बार लोगों को चेक करा लेना चाहिए। बिल्कुल, वो गाइडलाइंस में भी अभी आ गया है कि हम लोग को जो है एज ऑफ 18 के बाद एटलीस्ट वंस एक बार चेक करना चाहिए। और और जो है बच्चों में भी एक बार चेक करना चाहिए। चाइल्डहुड वाली जो होती हैं डायबिटीज़, चाइल्डहुड वाले जो होते हैं बीपी के कारण, जो पैदाइशी होते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। तो चाइल्डहुड में भी हमें चेक करना चाहिए एक बार। और जब आप 12th में आ रहे हैं, एज 18 हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, उस समय भी एक बार चेक करना चाहिए।
और एनुअली फिर हमें चेक करते रहना चाहिए। और उसमें सारे रिस्क फैक्टर्स आते हैं, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। ये सारी चीज़ें जो है, रेगुलर वेट है आपका, बीएमआई है, ये सब चेक करते हुए, और हमें उनके नंबर्स हमें पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें टारगेट नंबर्स भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ गड़बड़ हैं, सिक्योर। तो उसको ठीक किया जाए। सर, हार्ट अटैक जो मुख्य बीमारी है हृदय से संबंधित, उसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सुभाषी कि हार्ट अटैक जो होता है, जैसे एक ब्रेन का अटैक होता है, स्ट्रोक बोलते हैं, ऐसे हार्ट का अटैक होता है, जिसमें कि हार्ट के अंदर जो खून देने वाली नसें हैं खुद को, वो जो धमनियां हैं, उनके अंदर अचानक से कोई क्रैक होता है उसकी चमड़ी में अंदर, नस की चमड़ी में अंदर से उस पर थक्का बनता है, और वो अचानक से 100% बंद हो जाती है। हमारे स्किन पे कोई, जैसे हम स्क्रैच करते हैं तो थक्का बनता है और खून बंद हो जाता है, उसी हाँ। तरह से हृदय की धमनी के अंदर जो चमड़ी है उसमें यदि क्रैक होता है तो वहाँ पे भी थक्का बनता है, लेकिन वहाँ वो घातक होता है क्योंकि वो नस के फ्लो को बंद कर देता है, तो तुरंत 100% वो बंद हो जाती है। इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। उसकी वजह से उस हिस्से को, जो धमनियाँ 3 होती हैं मुख्य, राइट में 1 और लेफ्ट में 2, ऐसे हार्ट के दोनों तरफ धमनियाँ होती हैं, सामने भी होती है, तो उन धमनियों में अचानक से किसी एक में ये ब्लॉकेज होता है। उस एरिया को जो सप्लाई वो दे रही है हार्ट के, उतने एरिया को खून बनना मिलना अचानक से बंद हो जाता है, और वहाँ पर पेन होता है, और उसका पंपिंग भी उतना हिस्से का डैमेज हो जाता है, और हमेशा के लिए भी डैमेज हो सकता है यदि तुरंत ना खोला जाए इसको। तो इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने जल्दी हम उस नस को खोलेंगे उतना हम मसल्स को बचा सकेंगे हार्ट की। तो टाइम इज मसल, ये डिक्टम है इसके मैनेजमेंट में, और यदि इसके लिए हम लोग टाइमली ईसीजी करते हैं तो पकड़ सकते हैं इसको। तो टाइमली ईसीजी यदि हो जाए तो डायग्नोसिस पक्की हो जाती है, और एक इंजेक्शन आता है, इसको थ्रोम्बोलिटिक एजेंट बोलते हैं, थक्का घोलने का, वो यदि दे दिया जाता है, आईवी देते हैं, तुरंत वो थक्का घुलने का शुरू हो जाता है, और जैसे ही घुलता है तो नस को खून मिलना शुरू होता है, हार्ट अटैक रुक जाता है, डैमेज रुक जाता है, और हार्ट में जो डैमेज होने वाला था वो जितना हो गया, बाकी बच जाता है। तो जितने जल्दी आप पहुंचेंगे ईसीजी कराने, उतने जल्दी आप हार्ट की मसल को उतना आप सेव कर पाएंगे। तो टाइम इज मसल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, प्रारंभिक लक्षण की बात करें तो दर्द वगैरह होता है, और एक गैस के कारण भी लोग दर्द होता है। आमतौर पे दोनों में लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते। बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चूँकि जो राइट साइड की आर्टरी है वो हार्ट के तल्ली में, जो कि डायफ्राम के ऊपर रखा हुआ है हार्ट, जो पर्दा होता है हमारे पेट और सीने के बीच में, तो हार्ट जो है उस पर्दे के ऊपर रखा है, और उसकी जो नीचे वाली वॉल है उसको राइट साइड की आर्टरी यूजुअली सप्लाई करती है। यदि वो बंद होती है तो जो पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि कोई गैस बन रही है मुझे, और वो गैस्ट्रिक ट्रबल समझ के उसको चूरन चटनी खा के रात निकाल देता है, और वो लेट आता है, सुबह आएगा या सुबह का शाम आएगा। तो पूरा टाइम जो गोल्डन आवर है, जो हम कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर यदि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे दी जाए तो उसका डैमेज बच सकता है। बट इस केस में वो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, और मरीज़ गैस समझ के घर में ही पड़ा रहता है। तो कभी भी इस तरह का लगे अचानक चीज़ हुई है, गैस तरह का ही भी लग रहा है, तो आपको एक ईसीजी कराने में तो कोई भी नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर आज की डेट में हमने वाराणसी में शुरू किया था आईसीएमआर से एक प्रोजेक्ट लाके, जिसमें सबको ईसीजी सिखाया हुआ है। आप गवर्नमेंट के किसी भी अस्पताल में जाएंगे, सब जगह हमने, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी, पीएससी, सब जगह हमने मशीनें एक्टिवेट की हैं, सबको ट्रेन किया हुआ है, और वहाँ पर आप जाएंगे ईसीजी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ईसीजी वो जो है हमारे यहाँ ऐप में ग्रुप में आता है, और हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं कि अटैक है, इसको तुरंत इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो तुरंत जितना जल्दी हो सकता है वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो अटैक को रोका जा सकता है। तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सरकारी अस्पतालों में ईसीजी वगैरह सब सब, फ्री है। हाँ, पहले जब हम शुरू किए थे प्रोजेक्ट तो ईसीजी की मशीनें तो अलमारी में बंद थी, धूल खा रही थी। हम गए, चेक किए, सब चालू कराए उसको, फिर उनको बुला के हम सबको ट्रेनिंग दिए है प्रॉपर 7 डेज बीएचयू के अंदर। नाउ दे आर ट्रेंड एंड दे आर डूइंग ईसीजी। बहुत जल्दी वो ईसीजी तुरंत करते हैं, चेस्ट पेन से पेशेंट आता है तो टिपिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो तो चेस्ट पेन का होता है। सीवियर चेस्ट पेन जो सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है हार्ट अटैक में, वो लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं, बीच में होता है, और वो मरीज़ भी इस तरह से हाथ रखता है कि यहाँ पर वजन है, और वो हाथ में भी रेडिएट हो सकता है, जॉ में भी रेडिएट हो सकता है, यहाँ नाभि से लेके और जॉ, लोअर जॉ तक कहीं पर भी वो पेन हो सकता है। अकेला जॉ में भी पेन आपका हार्ट अटैक हो सकता है, अकेला यहाँ पेट के हिस्से में, नाभि के ऊपर, यहाँ पर भी कहीं भी दर्द है अचानक वाला, तो वो भी
जो है हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है नाभि से और लोअर जॉ तक के पेन जो अचानक हो रहे हैं, बहुत सीवियर हो रहे हैं, उसको आप हार्ट अटैक मानकर पहले ईसीजी कराइए। ईसीजी नॉर्मल है, रिपीट ईसीजी कराइए 1 घंटे बाद। तब 1, 2, 3 ईसीजी करने के बाद ही हम रूल आउट करते हैं कि हार्ट अटैक नहीं है। तो जो है ये चीज़ यदि हम कर लेते हैं तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। बहुत सारे मरीज़ हैं जो घर में ही रह जाते हैं गैस समझ के, वो बचे जा सकते हैं। और जो हमने ये आईसीएमआर का प्रोजेक्ट शुरू किया था बनारस में, आज की डेट में ये हम पूरी यूपी में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब यूपी के किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएँगे तो बनारस से जो हमने प्रक्रिया शुरू की वो पूरे यूपी में शुरू कर दी गई है, उसी का एग्जाम्पल लेके। और स्टेट भर के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईसीजी हो रहा है। वो ईसीजी स्पोक एंड हब मॉडल है। ये स्पोक्स छोटे हॉस्पिटल्स हैं और हब जो है वो मेडिकल कॉलेज है। तो मेडिकल कॉलेज में वो ईसीजी आता है, रिपोर्ट होता है। हमारे बनारस में जो है बीएचयू जो है 8 ज़िले को अभी कवर कर रहे हैं हम लोग। तो सराउंडिंग 8 ज़िले में जहाँ पर भी ईसीजी होता है वो आता है, हम लोग रिपोर्ट करते हैं, उनका थ्रोम्बोलिसिस होता है वहाँ, तो मरीज़ की जान बच जाती है। तो ये काम आप लोगों के माध्यम से यदि मरीज़ों को पता चल जाए कि ये लक्षण है और हमको ईसीजी कराना है और हमारी जान बच सकती है, तो ये मैसेज हम आपके थ्रू देना चाहते हैं कि मरीज़ अपना थोड़ा जागरूक हो जाए। वो लोग कहते हैं कि सर ये तो जानकारी हमें थी ही नहीं, हम तो जो है घर में गैस पकड़ के पड़े हुए थे, या फिर हम कहीं ऐसे प्राइवेट में चले गए जहाँ ईसीजी की सुविधा ही नहीं थी। उन्होंने जो बाकी इलाज कर सकते थे किया। ईसीजी की सुविधा है तो पढ़ने वाला कोई नहीं था। तो प्राइवेट की जगह यदि वो गवर्नमेंट में जाता है, छोटे प्राइवेट की जगह किसी गवर्नमेंट में जाता तो उसका कल्याण हो जाता। मतलब मेरे पास जो है मतलब बहुत ख़ास ऑफिसेस वाले भी लोग जिनके गांव में लोग हैं, उनको नहीं पता रहता, उनके पेरेंट्स गांव में रहते हैं, बलिया में रहते हैं, कोई जौनपुर में रहते हैं, कोई जहाँ पर की सुविधा नहीं है बड़े मतलब हॉस्पिटल की, प्राइवेट की, लेकिन छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल से वो वहाँ जाना प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं। जबकि उनको ये नहीं पता है कि गवर्नमेंट में आज की डेट में छोटे प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी सुविधा है। वहाँ पर हमारे जो है ईसीजी हो रहा है, ईसीजी ट्रांसमिट हो रहा है टेलीमेडिसिन की तरह, और हम लोग इसको रिपोर्ट करते हैं तो उसका हार्ट अटैक है डायग्नोज हो जाता है टाइमली, उसकी मसल्स सेव हो जाती हैं, लाइफ बच जाती है, इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाता है जिसका कि पैसा आपको देना पड़ेगा प्राइवेट में, वो सब चीज़ें बच जाती हैं। तो ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए। सर चूँकि हम लोग पूर्वांचल में हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के परिवार की आर्थिक आय थोड़ा कम है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हार्ट अटैक आता है इसमें लगभग कितना खर्च आता होगा और इसके व्यक्ति को ठीक होने में कितना समय लगेगा सर? हार्ट अटैक जो होता है, मैंने जैसे बताया कि यदि आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपका जो है ईसीजी फ्री है। इंजेक्शन जो महंगा आता है मतलब 40-50 हज़ार उसकी एमआरपी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाता है। तो मेन ट्रीटमेंट तो आपका वहीं हो जाता है, जो लोडिंग डोज दवाइयों के देने होते हैं वो मिल जाते हैं, जो आगे मेंटेनेंस डोज चाहिए वो मिल जाते हैं। तो सारा चीज़ तो फ्री हो रहा है। और आगे चल के यदि एंजियोग्राफी प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी बात चल रही है स्टेट गवर्नमेंट से, तो बहुत जल्दी उस पर भी डिसीजन आएगा कि वो भी जो है हो सकेगा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि अगर स्वस्थ हृदय के लिए कुछ खान-पान में सुधार करना हो तो उसको आप सुझाव करेंगे? खान पान तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हार्ट के लिए जो और पूरे शरीर के लिए जो खान पान है वो यदि सही नहीं है तो हम अपने बाकी रिस्क फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। शुगर है तो मिठाइयाँ आपको नहीं लेनी है, आपको बीपी है तो नमक कम लेना है। तो सारे वाइट्स जो होते हैं, शुगर हुआ, नमक हुआ, ये सब एक एज के बाद में तो बहुत ही लिमिटेड हो जाना चाहिए। और जो है बाकी रहा, जो आजकल रेडीमेड फूड मार्केट में है, सिंगल फ़ोन पे आपके घर पर डिलीवर हो रहा है, और उसके बाद जो है उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा और जो मसाले हैं जो घर के बने नहीं हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, तो उन सबको जिस तरीके से पका के रखा जाता है फिर इमीडिएटली 5 मिनट में डिलीवर किया जाता है, तो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट होता है। घर के अंदर जो हम दाल रोटी सब्ज़ी ताज़ी बना के खाते हैं, उसका एक अलग तासीर होता है, उसके अंदर अंदर अलग शुद्धता होती है, अलग उसमें मटेरियल यूज़ होता है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और हम काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं उसमें, नमक हम अपनी चॉइस की मात्रा का रख सकते हैं, शुगर को हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, मिठाइयाँ हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है घर का बना हुआ खाना, टिफ़िन यदि आप लेके चलते हैं घर से निकलते समय या उसको प्रेफ़र करते हैं, तो डेफ़िनेटली यू कैन सेव लॉट ऑफ
जो जितनी भी हमारी, एक तो पैसा हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, प्लस हम अपना जो अशुद्ध खाना खाते हैं उससे जो जो बीमारियां होती हैं सब हम लोग जानते हैं, जागरूक हैं, वो सबको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो घर का बना हुआ खाना, घर का टिफ़िन, घर का पानी जितना हो सके अपन कोशिश करके लेना चाहिए। और जो छानी हुई चीज़ें हैं, पूड़ी कचौड़ी, इनको जो हार्ट के मरीज़ हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, उनको अवॉइड करना चाहिए। मिठाइयाँ हैं, वो शुगर वालों को आलू चावल मिठाइयाँ अवॉइड करना चाहिए। कुछ जो हेल्दी चीज़ है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने चाहिए, वो हमेशा आपके खाने का पार्ट होना चाहिए। और जितनी ज़्यादा मात्रा में आप लेंगे इनको, उतना ज़्यादा आपको वेट कंट्रोल में हेल्प मिलती है। बाकी जो नट्स हैं वो भी रिकमेंडेड हैं, एक लिमिट तक वो भी ले सकते हैं। बाकी जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं, जो मतलब 250 ग्राम सुबह शाम यदि मिल्क का क्वांटिटी आप लेते हैं, वो आप चाहे किसी भी रूप में, चाहे आप उसका दही बनाएं, चाहे पनीर बनाएं, चाहे कुछ बनाएं, आप मलाई हटा के एक बार दूध जो तैयार कर लेते हैं, वो गाय का दूध है तो उसकी जो फैट की मात्रा है वो इतना रिकमेंडेड है कि उतना होना चाहिए। तो जो मोटा मोटी खाने का है वो होल ग्रेन्स आप ज़्यादा प्रेफर करें, ज़्यादा देन की जो अब मैदा वगैरह होता है उसकी जगह होल ग्रेन्स जितने होते हैं, चाहे वो गेहूँ है, चाहे चना है, चाहे दालें हैं, फुल जो होता है वो उसमें छिलका भी साथ में होता है जो फाइबर का काम करता है, तो वो हमें फ्री में फाइबर मिल रहा है। और उसके द्वारा आपको आंतों के कैंसर भी अवॉइड होते हैं। नॉन वेज हमको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे आंतों के कैंसर डॉक्यूमेंटेड है, कोलन कैंसर। तो ये सारी चीज़ों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम डेफिनेटली अपने शरीर को मेंटेन करने में, जो हमारे टारगेट्स हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। एक अंतिम प्रश्न सर कि क्या मौसम का भी कुछ असर होता है हमारे शरीर पे, विशेषकर हृदय पे? ठंड डेफिनेटली डेफिनेटली सर्दियों में चूँकि नसें सिकुड़ती हैं, तो जो है उस समय बीपी भी शूट करता है, उस समय हार्ट अटैक्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ठंडों में हमारी जो एक्टिविटी है वो यदि हम मेंटेन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो बीपी और हार्ट अटैक के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं, शुगर कंट्रोल पुअर हो जाता है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, एक्सट्रीम हीट होती है, वाटर लॉस होता है, सॉल्ट लॉस होता है, तो हमारे बीपी की दवाइयों की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो जो है ये हमें हाइड्रेशन का गर्मियों में ध्यान रखना होता है, नहीं तो हमारे यहाँ थक्के बनने के चांस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से लोगों को तीनों धमनियाँ बंद होने का चांस हो जाता है। मतलब ऐसे पेशेंट भी हमने देखे हैं, यंग फीमेल, तीनों आर्टरी 100% ब्लॉक्ड, सिर्फ कारण डिहाइड्रेशन, कोई रिस्क फैक्टर नहीं। उल्टी दस्त हुआ, पानी का ध्यान नहीं रखा, पता चला हार्ट अटैक्स हो गए। तो पानी का बहुत ध्यान रखें। एक्सट्रीम हीट का अभी अलर्ट भी है, गर्मियों में आपको पानी जो है हमेशा पीते रहना है। और यदि हाइड्रेशन ठीक रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन होने से हमारी हर सेल्स को भरपूर पोषण भी पहुंचता है। सर आजकल सडन कार्डियक अटैक की भी घटना सामने आ रही है और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है कि बच्चे नाचते हुए गिर जा रहे हैं, खेलते हुए जिम में ऐसे हो जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? बस एक तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बच्चों के अंदर भी अभी वही हो गई है ना, जो हमने कहा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और प्ले टाइम जो ग्राउंड में होता है वो घट गया है। वो एक कारण है जो सारे रिस्क फैक्टर्स को आगे ले जा रहा है, जैसे कि ओबेसिटी हुआ, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, चाइल्डहुड में जो बीमारियां होती हैं वो जो एडल्ट में होती थी वो वहाँ से शुरू हो रही है, ये तो एक कारण है ही है। फिर दूसरा कारण कुछ जन्मजात होते हैं, जैसे कि हार्ट के अंदर एक बीमारी होती है जिसमें हार्ट की मसल थोड़ी मोटी हो जाती है, वो भी एक तरफ जहाँ से खून बाहर जाना है वहाँ, इसको एचओसीएम बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये बड़ा कॉमन, मतलब जो आपने देखा होगा एथलीट्स या जो यंग पर्सन है उनमें डेथ का, सडन डेथ का कारण होती है, क्योंकि वहाँ से खून जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो वो रास्ते को, खून के रास्ते को ब्लॉक करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। हाइपरट्रॉफी मतलब हार्ट मोटा होना, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रास्ता बंद होना, कार्डियोमायोपैथी। तो ये मसल्स की बीमारी है, तो इसके लिए भी कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जिससे काफ़ी लोगों को सूट कर रही है और फ़ायदा हो रहा है, जिससे वो थिकनेस उसकी कम हो जा रही है। जो रास्ता हार्ट के अंदर से जो मसल, जो जहाँ से खून बाहर जाना है, जो मेन पाइप है, उसी रास्ते पे ब्लॉक आ जाता है एओर्टिक वाल्व के नीचे, तो आउटफ्लो ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उसको, उसके अंदर धड़कन खराब होने के भी चांसेस होते हैं, वो एबनॉर्मल मसल है, तो उसके अंदर धड़कन खराब होके अचानक धड़कन जो नॉर्मल 60 से 100 चलती है, वो यदि 250 और 500 हो जाए अचानक शॉर्ट सर्किट होके,
तो उस स्पीड पे हार्ट इस तरह से नहीं चलता है, वो फिर केवल 250 पे ऐसे हिलता है, फड़कता है बस, मतलब खून नहीं फेंक रहा होता है वो। खून यदि 5 मिनट तक ब्रेन को नहीं जाता है तो पेशेंट तुरंत गिर जाता है और डेथ हो जाती है। इसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। इसमें धड़कन बढ़ भी जाती है या रुक भी जाती है, कार्डियक अरेस्ट भी होता है। तो जो हार्ट अटैक है वो अलग बीमारी है, जो हार्ट के अंदर खून देने वाली नस है उसमें ब्लॉक होने से एक हिस्से को डैमेज होना। और ये जो कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट का अरेस्ट है, ये जो है सडन धड़कन की वजह से है। तो जैसे घर में बिजली और पानी विभाग अलग अलग है ना, बिजली की सप्लाई और पानी की सप्लाई। तो जो पानी की सप्लाई है वो हार्ट के अंदर खून देने वाली नसों में गड़बड़ी से अटैक होता है। बिजली की सप्लाई यानी कि जो धड़कन कितनी बार धड़कना है उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग अलग होती है हार्ट में, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होकर धड़कन अचानक बढ़ती घटती है। वो जो होता है उसमें अरिथमिक डेथ बोलते हैं, सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, वो होती है। तो वो जो मिल रही है हमें वो सिर्फ इन जो हमने बताए आपको लाइफस्टाइल के फैक्टर्स, उसकी वजह से भी मरीज को प्रोन करती है वो चीज़ें। और दूसरा चीज़ की जो हमने कहा कि कुछ जन्मजात बीमारियां भी होती है जिनकी वजह से हो सकता है। तो इसके अंदर क्या कारण था वो तो जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो नहीं पता चलता है। इसीलिए जो है हम कहते हैं कि जो हमारे हाथ में अवॉइडेबल है, जो हमारे हाथ में ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उम्र है वो आपकी बढ़नी ही है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मेल है या फीमेल है इसमें आप कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपके इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर, ये भी रिस्क फैक्टर होते हैं कि उम्र के साथ आपको चांसेस बढ़ते हैं। सेक्स के हिसाब से भी मेल को ज़्यादा जल्दी होते हैं अटैक के चांस, सारे रिस्क फैक्टर्स अर्ली एज में होते हैं। तो वो उसके अलावा जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हम कह रहे हैं ओबेसिटी है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपका खान पान है, आपका दिनचर्या है, तो टाइमिंग्स हैं आपके उठने के सोने के, है ना, आप कितना मेडिटेशन करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है जो इसको नियमित रूप से फॉलो करता है। योगा है, ये सारी चीज़ों को यदि आप लाइफ में आप साथ करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं और उनको डिले कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और जो लोग आज की डेट में 100 साल तक जी रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल आप पीछे जाके पूछ लीजिए, देख लीजिए, डेफिनेटली वो हमसे बिल्कुल अलग है जो आज की लाइफस्टाइल है। सर, कोरोना वायरस आया था, एक महामारी आई हुई थी जिसमें कोविडशील्ड नाम का वैक्सीन लगभग सबों को लगा था, तो इसका भी कुछ इफेक्ट है? मैंने आपको बताया कि कोरोना महामारी में कोरोना का अपना एक इफेक्ट था कि वो चूँकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन थी जिससे कि सारे शरीर में सोजिश की अवस्था बनती है, तो उसके चलते मतलब हार्ट ही नहीं सारे अंगों को ही असर होता है, फेफड़े को भी होता है, ब्रेन को भी होता है, एवरीवेयर उसके जो इन्फ्लेमेशन के फैक्टर्स हैं वो असर करते हैं। तो वो एक फैक्टर हो सकता है इन्फ्लेमेशन का। बाकी एज सच जो वैक्सीन की आपने बात की है, तो वैक्सीन से ऐसा डायरेक्ट कोई ऐसी कोई स्टडी में नहीं आया है कि वैक्सीन के चलते आपके ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हो। लेकिन लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि हम उस समय कोविड के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम किए हैं और उसकी वजह से जो हमने वहाँ अपनी नसों के अंदर जमावट को बढ़ाया है, जो लोग एक्टिव रहे, जिन लोगों ने व्यायाम किया है उस पीरियड में, डांस किया है, काम किया है घर का, मेहनत की है, एक्सरसाइज की है, उनकी तुलना में जो लोग बैठे रहे, कंप्यूटर से काम करते रहे और वही काम सीख गए कंप्यूटर से काम करना और वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो वो जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट की है उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की, कई कंपनियां ऐसी हैं जो उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है वर्क फ्रॉम होम और वो लोगों को भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा आवर्स घर से ज़्यादा घंटे वो काम कर पा। मैंने कहा कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम शुरू किए थे, कुछ कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम से उनको ज़्यादा लाभ लग रहा है और जो करने वाले हैं एम्प्लॉय उनको भी लाभ ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा आवर्स वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा वो अर्न कर रहे हैं, कंपनियों को भी ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ रहा है। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम की प्रक्रिया शुरू हुई कोविड में, वो आज भी जारी है बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसकी वजह से जो हमारा एक्टिविटी लेवल घटा है
और हम जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किए हैं, वो मुझे लगता है एक मुख्य कारण है। हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ों का जो बढ़ोतरी हुई है वो वैक्सीन या कोविड से नहीं है, बल्कि इस कारण दिनचर्या से। दिनचर्या से। तो बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो इस पूरे वार्तालाप में हम लोगों ने देखा कि सर किस प्रकार से हृदय की जो प्राथमिकता है, शरीर में उसकी क्या भूमिका है, उस पर चर्चा की है और विशेषकर दिनचर्या में एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।